गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 7 जनरल एनेस्थेटिक्स का पार्ट 1। तो आज से हम हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट होने वाले ड्रग वाले पार्ट को चालू करने वाले हैं, जिसमें कि पहला पार्ट हम देखने वाले हैं जनरल एनेस्थेटिक्स। तो पहले देखते हैं व्हाट आर जनरल एनेस्थेटिक्स। अ जनरल एनेस्थेटिक is an agent used to produce reversible loss of consciousness and sensation। तो जनरल एनेस्थेटिक होते क्या है? ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कि रिवर्सिबल लॉस करते हैं आपके कॉन्शियसनेस का और सेंसेशन का। ठीक है, तो ये जनरल एनेस्थेटिक्स जो एजेंट होते हैं ये कौन से पर्पस के लिए यूज होते हैं? स्पेशली फॉर द सर्जिकल एनेस्थेसिया। ठीक है, जो सर्जरीज होती है, सर्जरीज में जो बड़ी बड़ी सर्जरीज होती है तो वो पेनफुल होती है, टू अवॉइड दैट पेन, और जो पेशेंट है उसको वो पेन का कोई फीलिंग ना हो, एज वेल एज उसके मेमोरी में ना हो, इसके लिए सर्जिकल एनेस्थेसिया देते हैं। तो टर्म सर्जिकल एनेस्थेसिया इज डिफाइंड एज द टोटल अनअवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट without appreciation of pain and other sensory perception and without memory of the experience। तो सर्जिकल एनेस्थेसिया जैसा कि मैंने बोला है कि भाई इसलिए यूज करते हैं कि भाई जो पेशेंट है जिसके बड़े बड़े ऑपरेशंस करना है उसे वो पेन का अवेयरनेस ना हो, इसके अलावा उसके आजू बाजू क्या चल रहा है उसका उसे पता ना चले, एज वेल एज उसके मेमोरी में भी वो नहीं रहे। उसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला ही था, तो ये पहला ड्रग है, कैटेगरी है आपका। तो ऑल जनरल एनेस्थेटिक ड्रग एक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सभी जो जनरल एनेस्थेटिक्स है ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट होते हैं। बट their selective actions are different due to different susceptibility on the higher centers of the CNS। तो CNS हम डिस्कस कर चुके हैं। CNS में स्पेशली ब्रेन होता है, ब्रेन स्टेम होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो जितने भी जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स है और ड्रग्स है ये सिलेक्टिव एक्शन दिखाते हैं ऑन डिफरेंट एरिया ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पेशली हायर सेंटर। हायर सेंटर में क्या आएगा आपका? ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम एरिया। ब्रेन में आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, डायसेफ्लॉन, उसके अलावा सेरिबेलम हो गया, उसके बाद पॉन्स वेरोली हो गया, मिड ब्रेन हो गया एंड योर मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में ही कि मेडुला ऑब्लंगाटा को और पॉन्स वेरोली को ध्यान में रखिएगा, ये क्यों जरूरी है। As the administration of anesthetic drug begins, paralysis of body part begins from the cortex and then to basal ganglia, then cerebellum, then spinal cord and finally to the medulla। ठीक है, तो जैसा ही हम एडमिनिस्टर करते हैं एनेस्थेटिक ड्रग को और इनहाल करते हैं कुछ एनेस्थेटिक एजेंट्स जो है वो आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं, एज वेल एज कुछ है जो गैसियस स्टेट में होते हैं। तो जैसे ही हम इन्हें लेते हैं तो ये क्या करते हैं, आपके बॉडी को और बॉडी के पार्ट्स को पैरालिसिस करना चालू करते हैं ड्यू टू एक्टिंग ऑन द cortex, then to basal ganglia, then cerebellum, then spinal cord and finally to the medulla oblongata। ठीक है, ये मेडुला जो है ये नथिंग बट अ मेडुला ऑब्लंगाटा है। अब ये मेडुला ऑब्लंगाटा आप ध्यान में रखिए, ये मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ,
उसके बाद आते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक। क्लिनिकली मोड ऑफ एक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पैरालिसिस। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है जनरल एनेस्थेटिक्स का, ये स्पेशली जो आर्थर गुडेल है इन्होंने डिस्कवर किया हुआ है। इन्होंने इसकी वेरियस काइंड ऑफ स्टेजेस दी हुए, 4 स्टेजेस दी हुए हैं कि ये स्टेजेस में ये चीज होने लगती है। इन्होंने डिटेल इसको डिस्क्राइब किया है। ये क्या अमेरिकन एनेस्थेलॉजिस्ट थे, इन्होंने इसको बहुत ही डिटेल में स्टडी करके डिफाइन किया हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तो जनरल एनेस्थेसिया को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है स्टेजेस ऑफ एनाल्जेसिया, सेकंड है स्टेज ऑफ डिलेरियम, थर्ड है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया, उसमें भी है प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4 और फाइनली है स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। अब हम ये स्टेज एक एक करके देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। आज मैं थोड़ा कंप्यूटर चलाना भूल गया हूँ तो इसलिए थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। तो पहले हम देखते हैं स्टेज 1, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। तो इसमें क्या होता है? दिस स्टेज स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इनहेलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग अप टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये ऐसा पीरियड है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया जिसमें जब से आप ड्रग लेते हैं और इनहाल करते हैं एनेस्थेटिक ड्रग और आपका कॉन्शियसनेस लॉस होता है, वो पीरियड को हम स्टेज 1 बोलते हैं, जिसे बोलते हैं स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। तो देयर इज अ ग्रेजुअल डिप्रेशन ऑफ कॉर्टिकल सेंटर। ये हमने पहले ही बोला था कि सबसे पहले आपका जनरल एनेस्थेटिक कहां पे एक्ट करता है? कॉर्टिकल सेंटर पे। ठीक है, तो कॉर्टिकल सेंटर पे सबसे पहले आपका ड्रग एक्ट होता है। तो जो भी कॉर्टिकल सेंटर्स है उसको डिप्रेस करने का काम जो है आपका जनरल एनेस्थेटिक करता है। इट कॉज सीजेशन ऑफ sensation of falling, suffocation and visual or auditory aberrations। मीन्स ये कंडीशन में क्या होता है कि भाई आपको धीरे धीरे ब्रेन जो है ये सुन्न होने लगता है, आप का कॉन्शियसनेस लॉस होने लगता है और आपको फॉलिंग वाली फीलिंग आती है। इसके अलावा सफोकेशन होने लगता है और विजुअल और ऑडिटरी जो है, जो आप नॉर्मली सुनते हैं वो एबनॉर्मल हो जाता है। मीन्स आपको सुनाई देता है बट उतना आप उसके बारे में अवेयर नहीं रहते या फिर कॉन्शियस नहीं रहते। उसके बाद है माइनर सर्जिकल प्रोसेस सच एज डेंटल एक्सट्रैक्शन कैन बी डन एट दिस स्टेज बिकॉज एनाल्जेसिया प्रोड्यूस एट दिस स्टेज। तो इसका नाम ही है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया मीन्स लॉस ऑफ योर सेंसेशन। ठीक है, तो ये स्टेज में अगर आपको डेंटल एक्सट्रैक्शन करना है और ऑपरेट करना है, डेंटिस्ट को किसी का दांत निकालना है और टीथ एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो ऐसे जनरल एनेस्थेसिया और सर्जिकल एनेस्थेसिया देगा कि जो सिर्फ स्टेज 1 को ही जनरेट करे। मीन्स आपको कंप्लीटली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होगा, आप पार्शियली कॉन्शियस रहेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा स्टेज है कि जहां पे आपका एनेस्थेसिया ड्रग इनहेल करने से लेके लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के बीच का जो पीरियड है उसे हम बोलेंगे स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। तो ये
स्टेज में जो है माइनर सर्जिकल प्रोसीजर लाइक डेंटल एक्सट्रैक्शन ये हो सकता है। और ऐसे एनेस्थेटिक एजेंट का ड्यूरेशन जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो कभी आप डेंटिस्ट के पास गए होंगे, आप में से कोई भी गया होगा, तो वो ये जनरल एनेस्थेटिक्स को यूज करते हैं फॉर वेरियस डेंटल सर्जरीज और डेंटल एक्सट्रैक्शन। विथ कंटिन्यूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट पेशेंट पासेस इनटू सेकंड स्टेज। तो अगर जनरल एनेस्थेटिक्स को और थोड़ा ज़्यादा देर इनहेल किया और थोड़ा कंटिन्यू किया एडमिनिस्ट्रेट मीन्स उसका पीरियड बढ़ा दिया हमने एडमिनिस्ट्रेशन का, तो पेशेंट जो है वो सेकंड स्टेज ऑफ योर जनरल एनेस्थेसिया जाता है। तो उसे बोलते हैं स्टेज ऑफ डिलेरियम। तो ये स्टेज ऑफ डिलेरियम थोड़ी डेंजर स्टेज होती है। दिस स्टेज स्टार्ट फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू सर्जिकल एनेस्थेसिया। तो ये ऐसा पीरियड समझिए कि जहां पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है और सर्जिकल एनेस्थेसिया, उसके बीच का, ये दोनों के बीच का जो पीरियड है उसे बोलते हैं स्टेज ऑफ डिलेरियम। ठीक है, पहला था स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया मीन्स इनिशियल, जहां एट द 0 स्टेज ऑफ इनहेलेशन अप टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और अब दूसरा स्टेज है स्टेज ऑफ डिलेरियम। तो ये कहां से चालू होता है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स आप बेहोश हो गए हैं टू सर्जिकल एनेस्थेसिया तक के। ठीक है, तो ये इतने पीरियड में, ये इतने टाइम के बीच में आता है स्टेज ऑफ डिलेरियम। अब ये स्टेज ऑफ डिलेरियम क्या होता है? दिस स्टेज में बी एसोसिएट विथ मार्क एक्साइटमेंट, शाउटिंग, लाफिंग, increase muscular activity, vomiting and hyperventilation. This effect results due to release of lower cortical centers from the inhibitory control of higher centers as a result of cortical depression. तो ये स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट वायलेंट हो जाता है, उसमें एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, वो चिल्लाने लगता है, लाफिंग होता है, वोमिटिंग होता है, मस्कुलर एक्टिविटी होने लगता है और हाइपर वेंटिलेशन भी होता है। और इसके वजह से में भी आपका रेस्पिरेशन अरेस्ट भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये स्टेज ऑफ डिलेरियम जो है ये थोड़ा डेंजर स्टेज होता है। बट अभी जो रिसेंट एडवांस है आपके जनरल एनेस्थेटिक्स के, तो ऐसे बने हुए हैं कि वो जल्दी से स्किप कर देते हैं ये स्टेज ऑफ डिलेरियम। मींस पेशेंट जो है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया से डायरेक्ट स्टेज ऑफ योर सर्जिकल एनेस्थेसिया में जाता है। तो डिलेरियम जो स्टेज होता है जहां पे पेशेंट थोड़ा वायलेंट हो जाता है, उसमें जो एक्साइटमेंट होता है, वो जो स्टेज है जो कि बहुत ही डेंजरस है फॉर द पेशेंट। ये स्टेज को जितना जल्दी हो सके उतना कम करना चाहिए। ये आजकल के एनेस्थेसिया जो देते हैं डॉक्टर्स, ये ध्यान में रखते हुए नए नए मॉलिक्यूल्स जो है वो इंजेक्ट करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये क्यों होता है? दिस इफेक्ट रिजल्ट ड्यू टू रिलीज ऑफ लोअर कॉर्टिकल सेंटर्स फ्रॉम द इनहिबिटरी कंट्रोल ऑफ हायर सेंटर्स। ठीक है, तो ये क्यों होता है कि जो लोअर कॉर्टिकल सेंटर्स होते हैं, जो लोअर कॉर्टिकल सेंटर्स होते हैं ये रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम द इनहिबिटरी कंट्रोल ऑफ हायर सेंटर। क्योंकि हमने पहले स्टेज में देखा था कि भाई हायर सेंटर का डिप्रेशन होता है, हायर कॉर्टिकल सेंटर का डिप्रेशन होता है। अब हायर कॉर्टिकल सेंटर का डिप्रेशन हो गया तो अल्टीमेटली उसका कंट्रोल छूट जाएगा लोअर कॉर्टिकल सेंटर से। तो लोअर कॉर्टिकल सेंटर से कंट्रोल छूटता है, जिसके वजह से आपको
एक्साइटमेंट, शाउटिंग, लाफिंग, ये जो चीज़ें हैं ये होने लगती है और अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी होने के इसमें चांसेस होते हैं, जिसके वजह से पेशेंट है तो कोमा में या फिर डेथ होने का भी चांसेस होता था। तो ये स्टेज ऑफ डिलेरियम जो पुराने मॉलिक्यूल्स थे इसमें ज़्यादा होता था, बट अभी जो नए मॉलिक्यूल्स है उसमें ये स्टेज ऑफ डिलेरियम थोड़ा कम हो गया है। एज वेल एज जो एनेस्थेसिया देने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो ये स्टेज को ध्यान में रखते हुए आपके ड्रग्स को भी कंट्रोल करते हैं। उसके बाद ये स्टेज में प्यूपिल में डायलेट एंड द पेशेंट में शो डेवलपमेंट ऑफ मार्क हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया। तो ये स्टेज में जो है, जो आपके आंखों की पुतलियां बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, ये डायलेट होने लगती है। इसके अलावा पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है एज वेल एज टैकीकार्डिया, मीन्स इसके हार्ट बीट्स जो है ये बढ़ने लगते हैं। तो ये स्टेज ऑफ डिलेरियम है, ये सेकंड स्टेज है। इसके बाद स्टेज 3, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया। ये मेन स्टेज है। जो भी आपके जनरल एनेस्थेटिक है और जनरल एनेस्थेटिक एजेंट है और ड्रग्स है और सर्जिकल एनेस्थेटिक एजेंट्स है, वो सॉरी तो ये स्टेज 3 है, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया। तो इन दिस स्टेज अगर हम हमारे सर्जिकल एनेस्थेटिक एजेंट को और कंज्यूम करते हैं और थोड़ा देर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो ये ऐसा पीरियड है, इसमें दिस स्टेज extends from the end of second stage until cessation of spontaneous respiration as a result of excessive concentration of anesthetic drug in the CNS। तो ये थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज कब चालू होगी? जब सेकंड स्टेज एंड होगी। तो एंड जहां से चालू, एंड जहां पे होता है सेकंड स्टेज का, वहां से स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया चालू होता है अंटिल सीजेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन। तो ये वो टाइम है और वो पीरियड है जिसके बीच में मोस्टली सर्जरीज होती है, जहां पे पेशेंट थोड़ा स्टेबल होता है और वो टोटली अनअवेयर होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एज वेल एज उसे कोई पेन नहीं होता है। और ये पीरियड है आपका स्टेज 2 और स्टेज 4 के बीच का। अब स्टेजेस ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया के हम साइन देख लेते हैं। इसमें आपका रेस्पिरेशन जो है, जो रेगुलर रेस्पिरेशन है वो रीगेन होता है, स्केलेटल मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स होते हैं, जो कि स्टेज ऑफ डिलेरियम में हाइपर एक्साइटमेंट होता है, हाइपर पेशेंट जो है ज़्यादा वायलेंट होता है, वो साइलेंट हो जाता है आपके सर्जिकल एनेस्थेसिया में। तो स्केलेटल मसल्स टोटली रिलैक्स होते हैं। रिफ्लेक्सेस है जैसा कि आईलिड एंड कंजक्टिवियल रिफ्लेक्सेस है, ये ग्रेजुअली लॉस होते हैं, मीन्स ये रिस्पॉन्स कम करते हैं लाइट को। इसके अलावा आई बॉल्स आर रोविंग। तो आई बॉल जो होती है आपके आंखों में, तो ये इधर उधर मूवमेंट करने लगती है।
अब आते हैं हम स्टेज 3 के ही सर्जिकल एनेस्थेसिया के 4 प्लेन पे। ठीक है, आज थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लैपटॉप चलाने में पता नहीं। तो आज ये जो सर्जिकल एनेस्थेसिया है, ये सर्जिकल एनेस्थेसिया 4 प्लेन में डिवाइड किया है। तो प्लेन 1 में क्या होता है, प्यूपिल्स आर नॉर्मल इन साइज, जो आपकी आंखों की पुतलियां होती है वो नॉर्मल साइज की होती है। आई बॉल्स आर रोविंग, मीन्स आई बॉल्स इधर उधर मूवमेंट करती है। रेस्पिरेशन फुल होता है, रेगुलर होता है, डीप होता है एंड थोरैको एब्डोमिनल कैरेक्टर होता है। थोरैको एब्डोमिनल कैरेक्टर मीन्स योर चेस्ट एज वेल एज एब्डोमेन जो है ये दोनों रेस्पिरेशन को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट जो है ये भी नॉर्मल होता है आपके प्लेन 1 में। उसके बाद हम देखेंगे स्टेज 3 का प्लेन 2। इसमें क्या होता है, इन दिस प्लेन आई बॉल्स आर फिक्स्ड। अब इसके पहले के जो प्लेन 1 है इसमें आई बॉल्स आर रोविंग। रोविंग का मीनिंग है आपके आई बॉल जो है इधर उधर मूव करते रहते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। बट इन प्लेन 2 आपके आई बॉल्स जो है ये जो है फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद the respiration is still regular but the amplitude of respiration diminish। respiration जो है ये रेगुलर होता है बट जो प्लेन 1 में जितना इंटेंसिटी होता है और जितना एम्पलीट्यूड होता है वो एम्पलीट्यूड जो है वो प्लेन 2 में जो है वो कम होने लगता है। उसके बाद मस्कुलर रिलैक्सेशन इज एडिक्वेट, यहाँ पे मस्कुलर रिलैक्सेशन एडिक्वेट होता है। उसके बाद द इंक्रीज इन रेस्पिरेशन इन रिस्पॉन्स टू स्किन इंसिजन इज एबॉलिश। ठीक है, जैसा कि हमने स्किन को पिंच किया तो अचानक से थोड़ा बहुत तो भी रेस्पिरेशन आपका बढ़ना या कम होता है। वैसा ही सेम अगर हम इनके जो पेशेंट है जो कि प्लेन 2 स्टेज में है उसको अगर कुछ स्किन को पिंच करते हैं या फिर कुछ ऑपरेशन में हम कट करते हैं तो उसको रेस्पिरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका रेस्पिरेशन इंक्रीज नहीं होता। उसके बाद द लैरिंगल रिफ्लेक्स इज लॉस्ट। तो इसमें जो लैरिंजल रिफ्लेक्स है ये लॉस होता है। अब आते हैं हम प्लेन 3 पे। इन दिस प्लेन देयर इज असिंक्रोनी बिटवीन द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल रेस्पिरेटरी मूवमेंट। अब यहां पे जो है प्लेन 1 में थोरैको एब्डोमिनल रेस्पिरेशन में सिंक्रोनाइजेशन था बट यहाँ पे प्लेन 3 में यहाँ पे असिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। मीन्स थोरेसिक और एब्डोमिनल रेस्पिरेशन मूवमेंट में सिंक्रोनाइजेशन में डिफरेंस आने लगता है, सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं। ब्लड प्रेशर बिगिंस टू फॉल। ब्लड प्रेशर आपका फॉल होने लगता है। द इंटरकोस्टल मसल्स आर स्लोली पैरालाइज। जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो स्लोली पैरालाइज होती है। देन द रेस्पिरेशन बिकम मोर एब्डोमिनल इन कैरेक्टर। तो जैसा कि सिंक्रोनाइजेशन जो है थोरेसिक एंड एब्डोमिनल का वो
यहाँ पे नहीं हो पाता है और मोस्टली जो रेस्पिरेशन है ये आपके लंग्स से नहीं बल्कि एब्डोमिनल से होना चालू हो जाता है। तो ये हो गया आपका प्लेन 3 ऑफ स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया। उसके बाद द प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स इज लॉस्ट। जो प्यूपिल है, आपके जो आंखों की पुतलियां है, और लाइट के रिफ्लेक्स को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती, आइदर कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट नहीं होती। जब हम लाइट आप आंखों पे मारते हैं तो हमारे प्यूपिल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये जो है रिस्पॉन्स जो है ये टोटली लॉस्ट होते हैं एट दिस स्टेज। अब आते हैं हम, द मस्कुलर रिलैक्सेशन इज कंप्लीट। ये स्टेज में मस्कुलर रिलैक्सेशन भी जो है ये कंप्लीट होता है, यानी आपकी मसल्स जो है ये कंप्लीटली रिलैक्स होती है। अभी आप समझिए हम जो है स्टेज 1 से स्टेज 4 की तरफ जा रहे हैं और स्टेज 3 को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द सिवियरिटी ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया। जो सर्जिकल एनेस्थेसिया की जो सिवियरिटी है उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं कि भाई वो कैसा एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करता है, कैसा डिलेरियम प्रोड्यूस करता है। उसके बाद सर्जिकल एनेस्थेसिया जहां पे सर्जरी हो सकता है, बट उसमें भी प्लेन 4 प्लेन है जो कि बताते हैं कि भाई प्लेन 1 में ठीक है, प्लेन 2 में ठीक है, बट प्लेन 3 में आप थोड़ा समझ जाओ, बिकॉज देयर इज असynchronization between thoracic and abdominal respiratory movement। अब ये क्यों है, ये आप मेरा लास्ट लेक्चर रिमेंबर करके देखिए, रिमाइंड में लाइए। मैंने बोला था जैसा कि आपका मेडुला ऑब्लंगाटा एंड पॉन्स वरोली जो है वहां पे रेस्पिरेटरी सेंटर है, और अल्टीमेटली आपका ड्रग जो है ये कॉर्टिकल सेंटर से होते हुए सीधा सीधा फाइनली आता है आपके मेडुला ऑब्लंगाटा में। तो ये प्लेन 3 ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका ड्रग जो है अल्टीमेटली मेडुला ऑब्लंगाटा के तरफ बढ़ रहा है। अब आते हैं हम प्लेन 4 पे। अभी तो हम स्टेज 3 पे ही है, बट स्टेज 3 में प्लेन 4 में आते हैं। द इंटरकॉस्टल मसल्स आर कंप्लीटली पैरालाइज। तो यहां पे जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है वो कंप्लीटली पैरालाइज हो जाती है, ठीक है। The pupils are further dilated and do not respond to light। तो आपकी प्यूपिल्स जो है ये डायलेट फॉर्म में होती है, आंखों की पुतलियां, और उस पे कितना भी लाइट मारेंगे आप तो लाइट को वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी। उसके बाद ब्लड प्रेशर लो होने लगता है। ऑल द सिक्रीशन आर कंप्लीटली एबॉलिश। जितने भी बॉडी में सिक्रीशंस हो रहे हैं वो कंप्लीटली एबॉलिश हो जाते हैं और कंप्लीटली बंद हो जाते हैं। तो ये है आपका प्लेन 4। अभी आते हैं हम लास्ट स्टेज, स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस पे। अब स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया मींस जीरो से हमने चालू किया था, मींस जहां से हमने ड्रग को लेना स्टार्ट किया था तो वहां से हम चालू हुए थे अप टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तक के, वो स्टेज 1 था। देन उसके बाद स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, जिसे हमने स्टेज ऑफ डिलेरियम बोला था, वहां पे पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाता है। उसके बाद हम स्टेज 3 में गए थे जहां पे हमने 4 प्लेन देखे, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4। तो जिसमें प्लेन 3 और प्लेन 4 बताता है कि भाई आप समझ जाओ, ये प्लेन 3 एंड प्लेन 4 बता रहा है कि भाई
आपका एनेस्थेटिक ड्रग जो है ये धीरे धीरे मेडुला ऑब्लंगाटा की तरफ जा रहा है। अल्टीमेटली रेस्पिरेशन जो है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो मेंटेन करने का काम करता है और रेगुलेट करने का काम जो करता है वो मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। तो प्लेन 3 और प्लेन 4 ये आपको इंडिकेट करते हैं कि भाई आपका ड्रग धीरे धीरे ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा है इसकी तरफ बढ़ रहा है। और अगर आप सर्जिकल एनेस्थेसिया और जनरल एनेस्थेटिक एजेंट को और ज्यादा और एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो देन पेशेंट जाता है स्टेज 4 में, दैट इज स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। तो मैं लास्ट लेक्चर से भी बोल रहा हूं कि भाई ये दो टर्म मेडुला ऑब्लंगाटा को भूलना नहीं, पोंस वरोली को भूलना नहीं, क्योंकि वही है रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो जब भी रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम आता है, रेस्पिरेशन का कंट्रोल छूट जाता है, तो अल्टीमेटली इश्यू विथ योर मेडुला ऑब्लंगाटा। इन केस ऑफ दिस जनरल एनेस्थेटिक डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम विथ मेडुला ऑब्लंगाटा। तो जनरल एनेस्थेटिक में जब भी रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है, इसका मीनिंग ये है कि भाई एनेस्थेटिक ड्रग जो है इसका डोज ज्यादा हो गया है और पेशेंट चला जाता है आपका 4th स्टेज में, दैट इज स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। देन दिस स्टेज शो सीवियर डिप्रेशन ऑफ वाइटल मेडुलरी सेंटर। तो जितने मेडुलरी सेंटर्स है वहां पे डिप्रेशन आना चालू हो जाता है। एट दिस स्टेज द कंप्लीट रेस्पिरेटरी अरेस्ट ऑकर ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। तो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जो होता है इसमें कंप्लीट पैरालिसिस आ जाता है ड्यू टू एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर जनरल एनेस्थेटिक। और डायफ्राम भी जो है, डायफ्राम यहां पे भी जो है आपका पैरालिसिस होता है ड्यू टू एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग। उसके बाद देयर इज अ वासोमोटर कोलैप्स विच में फाइनली लीड टू सीजेशन ऑफ हार्ट बीट्स। तो ये स्टेज में वासोमोटर कोलैप्स होता है और फाइनली हार्ट बीट जो है ये स्टॉप होती है। अल्टीमेटली पेशेंट का डेथ होता है। तो ये सबसे डेंजरस स्टेज है आपकी जनरल एनेस्थेटिक्स की। तो ये स्टेज पे पेशेंट अल्टीमेटली डेथ कंडीशन में चला जाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट स्टेज है आपकी स्टेज 3। और स्टेज 3 में भी जैसा कि बोला है प्लेन 1 एंड प्लेन 2, उसके बाद के जो है प्लेन 3, प्लेन 4 ये इंडिकेट करते हैं कि भाई पेशेंट फाइनल स्टेज में जा सकता है, स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में। तो ये है आपका आज का पार्ट 1 जनरल एनेस्थेटिक्स का। इसका पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ ड्रग विच आर इंपॉर्टेंट इन योर डी फॉर्म सिलेबस, तो वो ही हम डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए जिसके वजह से मेरे नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।